हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर संतोष हमारे साथ है, जो MBBS MD FDI यूके PG से काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपिस्ट करी है उन्होंने। डॉक्टर संतोष कुमार है एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एम्स ऋषिकेश। तो आज वो हमारे साथ हैं और कोरोना से डरोना की जो पहल लाडली फाउंडेशन ने चलाई है उसको लेकर आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस और डाउट है जो हम सभी के दिमाग में आजकल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली दिमाग में चल रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, उन सभी का हल लेकर आए हैं डॉक्टर संतोष हमारे एक बहुत ही प्यारे स्लोगन के साथ, कोरोना से डरो ना। तो आई रियली वेलकम डॉक्टर संतोष की हु गिव हिज वेरी प्रीशियस टाइम टू अस और हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों के लिए वहां तो नहीं, यहाँ बट एक मेंटल रिलीफ के लिए जरूर काम करेंगे इस सेशन के जरिए। नेक्स्ट अभी इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं लाडली फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता। सो आई ऑल्सो वेलकम सर एंड आई रिक्वेस्ट टू देवेंद्र सर प्लीज स्पेयर सम फ्यू वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज एम्स ऋषिकेश का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये पहल जो है वो उन्हीं की है। लाडली तो इसमें एक साथी है और ये पहल डॉक्टर संतोष कुमार जी की है, जो उन्होंने मुझे हमारी जब उनसे बात हुई तो किस तरीके से लोग जो है मेंटल एंजाइटी से जूझ रहे हैं। तो इस कोरोना ने किसी को शारीरिक रूप से संक्रमित किया हो या ना किया हो, लेकिन आज हर व्यक्ति मानसिक रूप से संक्रमित जरूर है। कब ऑक्सीजन की जरूरत पड़नी है, कब दवाई खानी है, कब नहीं खानी है, बुखार आया है तो क्या करना है, घर में कोई कोविड पेशेंट है तो क्या करना है, अगर मैं किसी से मिला हूं और मुझे कोई सिम्टम अगर चेक करना है तो कैसे करना है, CT स्कैन कराना है नहीं कराना है, एक्सरे कब कराना है। हजारों सवाल लोगों के मन में कूद रहे हैं और उन हजारों सवालों ने कोरोना से भले ही संक्रमित ना किया हो, लेकिन दूसरी बीमारियों से जरूर संक्रमित करना शुरू कर दिया है। आज की डेट में अगर हम देखें तो एक आम आदमी का मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि उसका जो शारीरिक इम्यून सिस्टम है, जो उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो इतनी कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि कोई छोटा सा भी इंफेक्शन जो हमें छूकर निकल जाता था वो भी आज शरीर में घुस रहा है। तो कोरोना तो डबल असर करेगा ही करेगा। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से भी परेशान है और मानसिक रूप से भी परेशान है, तो कोई भी बीमारी जो अपना प्रकोप दिखाती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एम्स ऋषिकेश का, जो एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रविकांत साहब का, उनका, और खासकर आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के और इस चीज के एक्सपर्ट हैं, वो आज कम से कम हमारे इस कार्यक्रम में कोरोना से डरो ना, ये हमने इसीलिए थीम दी कि कम से कम लोग मेंटल एंजाइटी ना लें, लोग घर में परेशान ना हो, क्योंकि कर्फ्यू वैसे ही है और हर आदमी डर में जी रहा है। तो उस डर में ना जिए, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। और सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य इतना है कि आपके सवाल निकल करके आए और आपके सवालों से हम इस बवाल को खत्म करें, क्योंकि हर घर में एक बवाल मचा हुआ है, सोसाइटी में बवाल मचा हुआ है। कहीं दवाइयां ब्लैकमेलिंग हो रही हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, कहीं ICU खाली नहीं है। लोगों ने घरों में सिलेंडर जमा करने शुरू कर दिए हैं, घरों में दवाइयां जमा करनी शुरू कर दी हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। और जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रही है, और जिनको नहीं मिल रही है उनकी कमी से बाकी जिनको नहीं हुआ है वो भी परेशान है। तो देखा जाए एक चेन बन चुकी है जहां पर हर व्यक्ति परेशान है। तो आज इस परेशानी का हल निकालेंगे हमारे बीच मौजूद डॉक्टर संतोष कुमार। मैं माननीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आज ऐसी दुर्लभ घड़ी और ऐसा कठिन समय जहां लोग अपनों को खो रहे हैं, जहां लोग अपने आप से परेशान हो चुके हैं, जहां अपने रहन सहन से परेशान हो चुके हैं, ऐसे समय में आप उनके सवालों का जवाब दें। और पहले आप थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें कि ये जो समय है, ये जो निकल रहा है, इससे हमें कैसे ओवरकम करना है और हमें किन बातों का ध्यान देना है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम इन लाडली फाउंडेशन। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। हम तो चिकित्सक हैं, इस समय एम्स ऋषिकेश में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जाता है लाडली फाउंडेशन को और देवेंद्र कुमार गुप्ता जी को,
जो कि कम्युनिटी की और समाज की असली नब्ज को पकड़े हुए हैं। एक चिर परिचित नाम है लाडली फाउंडेशन। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से आप लोग समाज के साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हर संभव आप उनका सहायता कर रहे हैं और हर प्रयास से उन्हें आप उनकी चिंताओं से और उनके दुखों से निवारने की हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। और आज हम भी जुड़े हुए हैं, हमें भी कम्युनिटी तक पहुंचाना और देश के कोने कोने तक हम लोगों का दर्द को जान सकें, इसके लिए भी मैं आपका ही बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि आईसीयू में या अस्पताल में बहुत सीमित मात्रा में लोगों का इलाज हो सकता है और कोरोना एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है कि हर एक व्यक्ति को, समाज के हर एक अंग को, हर एक तबके को आगे आना होगा, इसको समझना होगा। शायद आज की इस विषम परिस्थिति में तभी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लाडली फाउंडेशन की इसमें एक अहम भूमिका है और आगे भी आप लोगों की सेवा के लिए लाडली फाउंडेशन और एम्स ऋषिकेश एक अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही मैं एम्स ऋषिकेश के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मोटिवेशन से और उनके सतत प्रेरणा से हम लोग ऐसे कार्यों को या कम्युनिटी तक अपने संदेश को पहुंचाने में कामयाब हुए। सर्वप्रथम कुछ चीजों को मैं इस सेशन के शुरू होने से पहले ही बताना चाहूंगा। आज के इस सेशन में और आज मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न को पूछिए और निसंकोच पूछिए। ऐसा न सोचें कि आपका कोई प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि इस समय हर एक व्यक्ति बहुत ही कुंठित है, परेशान है, इस चीज को हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये हम लोगों को जानने अति आवश्यक है, इसको जानना अति आवश्यक है कि जितना हम लोग पैनिक होंगे, परेशान होंगे, कुंठित होंगे, हमारी ये जो बीमारी है ये और हमारे नजदीक आएगी, दूर नहीं जाएगी। तो समय है आज जानकारी का, और जानकारी से भी अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो जरूरत है समझने की। आप लोग समझ सकें और अच्छी तरह इस कोरोना बीमारी से निपटने के तरीकों को समझ सकें, इसलिए हम आज आपके साथ रूबरू हुए हैं। मुझे आशा है कि आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि उसका निराकरण हो, और यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी दिन अनेक प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर हम आप लोगों की शंकाओं का, आप लोगों के जो अभी परेशानी आप लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, उनका निराकरण करने में सक्षम हैं। शामली जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, पीपल आस्किंग कि हाउ इज द कोरोना वायरस स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड पीपल हु हैव नो सिम्टम्स। देखिए, जो कोरोना वायरस है वो कैसे फैलता है उन लोगों से जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उसमें कभी कभी व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसको सिम्टम्स है, लेकिन कोविड उसको होता है, कोविड का वायरस उसके शरीर के अंदर होता है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। ऐसा व्यक्ति भी कोविड का ट्रांसमिशन कर सकता है, लेकिन अध्ययन के हिसाब से यह ज्ञात हुआ है हमें कि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति कोविड का ट्रांसमिशन बहुत कम करता है, लेकिन जीरो करता है ऐसा हम नहीं बात कर सकते। अगर दो व्यक्ति हैं, एक को कोविड, दो व्यक्ति हैं और दोनों कोविड पॉजिटिव हैं, पहला व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है और दूसरा व्यक्ति सिम्प्टोमेटिक, तो सिम्प्टोमेटिक व्यक्ति से कोविड फैलने का जो संभावना रहती है वो कई गुना अधिक रहती है, बशर्ते जो व्यक्ति
एसिम्टोमेटिक है जिसको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन दोनों व्यक्ति को मास्क पहनना है। दोनों व्यक्तियों को जो भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है कि कोविड पॉजिटिव पता होते ही आइसोलेट हो जाना है, और सभी उन चीजों का ध्यान रखना है जो कि हमारा भारत सरकार द्वारा भी बार बार बताया जाता है कि आइसोलेशन में आपको कैसे रहना है। और ये जरूर देखना है एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति को भी कि कभी भी 10 दिनों के अंदर कभी भी सिम्टम्स आप में आ सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। Okay, thank you so much. Hopefully our candidate get their answer. And we have one more questions from Sunil Kumar. This question is that कि जब किसी को होम आइसोलेट होना होता है तो होम आइसोलेट के दौरान उनको किस तरीके का शेड्यूल है जो मेंटेन करना चाहिए, मतलब कि क्या उनकी डाइट होनी चाहिए और एक क्या एक ऑल ओवर होल डे का और एक पूरे आइसोलेशन पीरियड का किस तरीके से उनका पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि कोविड-19 को हमें देखते हुए और कोविड-19 को अनुभव करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, अब ये हमारे लिए नया नहीं है। प्रारंभ में 2020 में आइसोलेशन और क्वारंटाइन एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज हम सब लोग समझ चुके हैं कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए और अपने शरीर में शीघ्र रिकवरी के लिए हम लोग आइसोलेट होते हैं। अगर कोई भी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अगर बाहर ऐसे ही जाएगा, आइसोलेट नहीं होगा, तो एक तो उसके शरीर में जो रिकवरी होगी वो भी बहुत धीरे से होगी, और दूसरा वो व्यक्ति दूसरों को इन्फेक्शन भी फैला सकता है। तो इसलिए आइसोलेशन अभी सबसे अच्छी चीज है किसी भी संक्रमित व्यक्ति के लिए। इसमें यह भी जानना बहुत आवश्यक होगा कि आइसोलेशन में आप आराम कर सकते हैं, अपनी जो रूटीन दिनचर्या है उसका पालन कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। खान पान में कुछ विशेष खान पान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा खान पान जो आप अपनी रेगुलर जिंदगी में लेते हैं, ऐसा खान पान जो आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, आपके शरीर को अच्छे तत्व दे, वो आप खान पान लें। पानी बहुत मात्रा में लें। मैं कहूँगा 2 से 3 लीटर ज्यादा पानी पिएं जो आप नॉर्मल पानी पीते हैं। इससे आपका शरीर फुल्ली हाइड्रेटेड रहे। पानी पीना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि आजकल गर्मी का सीजन है, तो गर्मी में अगर आप पानी पिएंगे तो आपका शरीर पूर्ण का हाइड्रेटेड रहेगा, और हाइड्रेटेड शरीर रहेगा तो आप अच्छा फील करेंगे। खाने में कोई भी ऐसा व्यंजन और ऐसा फूड स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे आजकल मार्केट में बात चल रही है कि इम्यून बूस्टर, कोई भी ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इम्यून बूस्टर है जो कि रातों रात आपका इम्यून को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दे। बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे फ्रूट्स लीजिए, विटामिन वाले फ्रूट्स लीजिए, और आप अपना भोजन लीजिए। जैसा कि हमेशा बताया जाता है कि ऐसा भोजन न लें जो कि आइसोलेशन में आप जब घर में बैठे रहते हैं, आप जानते हैं कि आप घर पर रहेंगे तो बाहर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, और जब आपको सिम्टम होता है तो हम कहते भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें, हम यही कहते हैं कि आराम करें। तो ऐसा भोजन लीजिए जो कि सुपाच्य हो, आप आराम से उसको पचा सकें। ऐसा भोजन न लें जिसको लेने पे आप परेशान हो जाएं। एक तो कोविड है, ऊपर से आपको गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो ऐसा लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि कृपया करके पैनिक ना हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना आए कि अब क्या होगा। इसीलिए मैंने अपने इस उत्तर का जो शुरुआत की थी वो यहीं से की थी कि अब कोविड-19 का आइसोलेशन और क्वारंटाइन हमारे लिए नया नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आप ऑक्सीजन सिलेंडर देखने लगते हैं, आपको रेमडेसिविर देखने में आता है, आप समझ लीजिए कि आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं अस्पताल में भर्ती होने के लिए। रिलैक्स रहें। अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत ही आराम से गुजारें, आप चाहें तो सुबह उठ के प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है, सांस की जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। बहुत ही तेज व्यायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप मूवी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो हमने आपको बताया हुआ है, भारत सरकार की गाइडलाइंस भी है कि आप SpO2 अपना मॉनिटर करते रहें और अपने सिम्टम्स को अपने नजदीकी चिकित्सक से टेलीमेडिसिन के द्वारा आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली वेरी इंफॉर्मेटिव आंसर। आई थिंक सो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अभी ज्यादातर लोग जिनका रिपोर्ट आ रहा है वो आर नॉन सिम्टोमेटिक और बहुत ही कम सिम्टम है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि वो होम आइसोलेट में कौन सा शेड्यूल मेंटेन करे, तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शेखर झा पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू हैव द फ्लू एंड कोविड एट द सेम टाइम? ये प्रश्न बहुत लोगों का प्रश्न होगा और Yes, sir. हमारे और शो में भी ऐसा एक प्रश्न आते हैं। देखिए, अभी पेंडेमिक और यह ज्ञात हम सभी लोगों को हो चुका है कि अभी पूरे देश में कोविड-19 महामारी से और कोविड-19 के इन्फेक्शन फैला हुआ है और हम लोग कोविड-19 महामारी से पीड़ित। तो इस समय, इस पेंडेमिक के समय में कोई भी बुखार, कोई भी खांसी, किसी भी प्रकार का सांस फूलना, उसको हम कोविड ही मानेंगे जब तक कि यह कोई दूसरी चीज प्रूव नहीं हो जाती, जिसे हम कहते हैं कि अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज, तब तक हम ऐसे लक्षणों को कोविड ही मानेंगे। अब बात यह है, क्या हमें घबरा जाना चाहिए? क्या हमें पैनिक हो जाना चाहिए? नहीं। अगर आपको बुखार आता है, अगर आपको खांसी आती है, खांसी होती है, तो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि हाँ, मुझे कोविड हो सकता है, तो करें क्या? उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें। आप अपने आप को आइसोलेट करें। जैसे मैंने बताया, खूब पानी पिए। ज्यादा बुखार होने पे आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल आप 650 मिलीग्राम ले सकते हैं और 4 टाइम ले सकते हैं दिन। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बुखार बढ़ रहा है बहुत ज्यादा और खांसी भी बढ़ रही है या और भी सिम्टम्स आपके पास आ रहे हैं, तो इस समय में आप अपना RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजुअली देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि बुखार भी चल रहा है, उसके बाद वो इधर उधर चलते भी हैं और खांसी भी आ रही है, अपने आप को छुपाते रहते हैं अपने लक्षणों को, जब तक कि बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हो जाता। ऐसे करने में उसी व्यक्ति को आगे बहुत ही भयंकर और बहुत ही सीवियर सिम्टम आने की संभावना रहेगी। तो जब भी आपको कोई भी फ्लू टाइप के लक्षण होते हैं, अगर ये नॉर्मल फ्लू होगा तो कुछ दिनों में इसकी सीवियरिटी अपने आप कम हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये आपके बुखार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बहुत परेशानी हो रही है, आप टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं। थैंक यू सर, आई थिंक सो ही गेट हिज आंसर, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव तरीके से, बहुत ही उनको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारे पास है, डबल म्यूटेंट कोविड के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? अभी हमारे पास कोविड का टेस्ट करने के लिए RT-PCR ही है। जो म्यूटेशंस होता है कोविड, ये कोविड वायरस में होता है और ऐसा नहीं है कि इसमें जो म्यूटेशन हुआ है, इसका जो जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, उसको हमारा RT-PCR ये टेस्ट नहीं पकड़ पाते। यह जरूर है कि कुछ प्रतिशत केसेस, आई मीन 10 से 20% केस में ऐसा है कि यह हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कुछ ऐसे वेरिएंट को, जिसमें RT-PCR अगर पॉजिटिव नहीं आता है, तब भी हम ये कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको कि कोविड के सिम्टम हैं, जिन्हें कोविड के पूरे की पूरे ऐसे ही लक्षण हैं जैसे कि कोविड पॉजिटिव मरीज को होते हैं, लेकिन उनका RT-PCR पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो उन व्यक्तियों को भी हम यह मान के चलते हैं कि ये कोविड के ही मरीज हैं, कोविड के लक्षणों के साथ ये है, तो उनको हम कोविड की तरह भी ट्रीट करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अगर उनके सिम्टम बढ़ते हैं, अगर उनके सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो हम, बिकॉज कोविड वो RT-PCR नेगेटिव है लेकिन कोविड के लक्षण मिल रहे हैं, हो सकता है वो म्यूटेटेड वायरस की वजह से है, तो ऐसे व्यक्तियों में बाद में सिम्टम बढ़ने के साथ चिकित्सक के परामर्श के द्वारा हम CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन में
फेफड़ों की जो इमेज आती है उससे पता चल जाता है कि ये कोविड है या नहीं। थैंक यू सर। नेक्स्ट वी हैव खुशी चौधरी। उनका क्वेश्चन है, सर इफ वी गेट वैक्सीन वी विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय कोरोना? No, this is very good questions actually. When we get vaccinated, it means the severity of the disease will be reduced, but still there will be a probability of, हिंदी में भी इसको बताता हूं, अगर हमें वैक्सीन लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें कोविड नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हो सकता है कि हाँ, हमें इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो गई, और अगर हमें कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद हमें सीवियरिटी अर्थात हॉस्पिटल में एडमिशन का दिन या फिर वेंटिलेटर तक पहुंचने का रिस्क बहुत कम है। और ये मैं तब बात कह रहा हूं जब आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी होगी। दोनों वैक्सीन के लगने के बाद, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आप लगाएंगे, दोनों वैक्सीन का मतलब यह है कि किसी भी वैक्सीन को कंप्लीट हम तब मानेंगे जब उसकी 2 डोज पूरी लग जाए। तो 2 डोज लगने के बाद उसके 1 महीना, उसके 4 से 5 वीक में या 4 वीक के बाद आपकी बॉडी में पूर्णतः इम्यूनिटी तैयार होती है। तो जब इम्यूनिटी बढ़ती है तब हम तब की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 डोज ले ली और आप कल से बिना मास्क के घूमने लग गए और आपने कहा कि नहीं अब तो हमने वैक्सीन ले ली है। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि 2 वैक्सीन जब लेते हैं आप, 2 डोज उस वैक्सीन की, तभी माना जाता है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। और 2 डोज लेने के बाद भी 1 महीने के बाद, 28 दिन के बाद फिर आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। तब हम मानते हैं कि आपके शरीर में अब इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद तब की मैं बात बता रहा हूं कि तब भी आपको कोविड का इन्फेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाएगा आप सीवियर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। और ऐसे ही एविडेंस के बेस पे देखा भी गया है, जिन लोगों को अभी तक कोविड वैक्सीन लग चुकी है, जैसे कि फ्रंट लाइनर्स जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो जीराटिक्स हैं, तो इस बार देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो पॉजिटिव तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें सीवियरिटी बहुत कम है। वो आईसीयू में एडमिट बहुत कम हो रहे हैं या हॉस्पिटल में एडमिट बहुत कम हो रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि वैक्सीन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद, और अभी कुछ जगहों पर चल भी रहा है कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। तो आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए और अपनी सुरक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। पंकज जैन जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्लाज्मा थेरेपी एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर कोविड पेशेंट्स? प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली क्या है कि अगर व्यक्ति को, किसी को कोविड हो जाता है तो उसके शरीर में, क्योंकि कोविड का मतलब हमारे शरीर में कोविड से के एंटीजन चले गए, जो कोविड वायरस है शरीर में चला गया। जब शरीर में वो वायरस जाता है तो उसके बाद हमारा जो शरीर है उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है। तो कोई भी बाहरी चीज हमारे शरीर में जाती है तो हमारा शरीर उसके लिए एक प्रतिरक्षण सिस्टम तैयार करता है, एंटीबॉडीज तैयार करता है उससे लड़ने के। तो अगर किसी व्यक्ति को कोविड हो जाता है और कोविड होने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू होती है, 28 दिन के बाद और अच्छी से एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का हम प्लाज्मा को लेते हैं जिसमें कि अच्छी खासी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है। उसका भी एक रेशियो है कि वो एंटीबॉडीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है और उसका हमने प्लाज्मा ले लिया तो सभी काम आ जाएगा, नहीं। उसका एक फिक्स रेशियो है कि उसके अंदर इस मात्रा में एंटीबॉडीज होनी चाहिए। और अभी प्लाज्मा थेरेपी का जो रोल है वो केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग 2020 में काफी किया गया था और अब देखा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी जिंदगी बचाने में, जिसे हम बात कर रहे हैं, ये उतनी सार्थक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। और 7 दिनों के अंदर ही अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है
तब डॉक्टर्स ही इसको प्लाज्मा थेरेपी को आपको बताते हैं, और यह एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। Thank you so much, sir. We have one more question from Shalini Pandey. Sir, please tell us, if a person diagnosed with typhoid, then corona positive, उस समय कौन सी मेडिसिन शुरू करनी चाहिए? If person is diagnosed with typhoid, along with this कि उनको कोरोना भी है, so during that time उनको कौन सी मेडिसिन प्रेफर करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको टाइफाइड भी है और ऊपर से कोविड पॉजिटिव की भी रिपोर्ट आ गई है आपको, तो उसमें तो उस समय तो आपका जो सबसे ज्यादा आपको डर है वो है कोविड से। आपको वही करना है, आपको आराम करना है, आइसोलेट होना है, और ऐसी कोई अलग से दवाई आपको लेना नहीं है। अगर आपका टाइफाइड बहुत ही सीवियर है और टाइफाइड आपको डायग्नोज हो चुका है विद सिम्टम्स, तो उसमें जो ड्रग्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स है 3 दिन का, वो आप ले सकते हैं। लेकिन कोविड को आपको जरूर मद्देनजर रखना है। कोविड अगर है और आपको सिम्टम्स दोनों के ओवरलैप भी कर सकते हैं, तो ओवरलैप भी अगर सिम्टम कर रहे हैं तब भी बुखार के लिए आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, बुखार के लिए आपको पैरासिटामोल लेना है। अगर आपका पेट दर्द या कुछ ऐसा हो रहा है, वोमिटिंग्स हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि टाइफाइड के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो चिकित्सक के निर्देशानुसार आप टाइफाइड की मेडिसिन चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं अगर इसकी आवश्यकता होती है। कोविड भी अगर आपको पॉजिटिव है तो कोविड के लिए आपको आइसोलेट होकर ध्यान रखना है। अपना SpO2 को दिन में 3 से 4 बार, मिनिमम 4 बार तो आप उसको मॉनिटर कीजिए कि आपका SpO2 कितना है। आपका सांस तो नहीं फूल रहा है, आपको ये जरूर देखना है। अगर आपका गले में कुछ खराश है या बुखार आ रहा है तो उसके लिए पैरासिटामोल, मोटेडिपास, लिवोसिट्रिजिन, ये सब दवाइयां आप ले सकते हैं। कोविड के सिम्टम्स अगर मिनिमम आपको हैं और माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन आपका SpO2 94 से ज्यादा है, तो आप आइवरमेक्टिन शुरू कर सकते हैं। आइवरमेक्टिन की डोज 2000 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, जो कि अब आ रहा है हमारे पास 12 मिलीग्राम की आती है, उसको आप खाली पेट 1 दिन की 3 से 5 दिन तक ले सकते हैं अगर आपको कोविड है। लेकिन जो टाइफाइड है, टाइफाइड का इलाज आप अपने फैमिली फिजिशियन से बात करके उसका मैनेजमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं। आजकल टेलीमेडिसिन की भी सुविधाएं हैं, तो आप पूछ के कर सकते हैं। Thank you so much, sir. A question comes from Ladli Foundation. Is the COVID vaccine safe for the expecting and lactating mothers? वो जो क्वेश्चन आपका है, इसमें बहुत लोगों से प्रश्न आता है। कोविड के जो वैक्सीन है, इनका जो ट्रायल हुआ है, आप सभी को पता है, इमरजेंसी ट्रायल हुआ है और बहुत बड़ी सक्सेस है कि कोविड के चलते चलते हमने इसके लिए वैक्सीन बना ली। तो इसका ट्रायल प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में नहीं हुआ है, तो इसलिए हम जब भी वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज को तो हम नहीं मना कर देते हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि लाइव वैक्सीन है और इसका ट्रायल भी उसमें नहीं हुआ है। दूसरा क्या है कि लैक्टेटिंग मदर के लिए अगर बच्चा 6 महीने तक का है तो उसमें अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोशिश हम करते हैं कि लैक्टेटिंग मदर को भी 6 महीने तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाला है उसमें हम सोचते हैं कि दें या नहीं दें, लेकिन 6 महीने से ऊपर वाले जो बच्चे हैं तो माँ की कंसेंट लेके कि अगर उसको कोई भी ऐसी समस्या नहीं है या कोई ड्रग एलर्जी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है तो उसको हम दे देते हैं। लेकिन लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी में अभी भी हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी जरा से भी कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम होती है तो अवॉइड ही करते हैं ये सब वैक्सीन। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तान्या चड्डा से। शी इज आस्किंग कि व्हाई आर पीपल गेटिंग RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव इवन इफ दे आर पॉजिटिव? RT-PCR नेगेटिव आने के बाद भी, जैसे हमने अभी पहले वाले प्रश्न में बताया कि RT-PCR नेगेटिव आ जाता है, उसके बाद भी हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो क्या है कि जो RT-PCR है हमारा उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम है और स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। तो स्पेसिफिसिटी जब ज्यादा होती है किसी भी टेस्ट की, तो इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव है ही, मतलब ये डायग्नोज है।
स्पेसिफिसिटी ज्यादा होने का मतलब डायग्नोज करने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए एक कारण तो ये होगा। दूसरा कारण यह है कि अगर इसमें देखा जाता है कि अगर अभी जो म्यूटेंट हमारे पास है, जो न्यू म्यूटेंट आया हुआ है, जो म्यूटेशन है इस बारे इसमें भी बहुत जगहों पे देखा गया है कि बिकॉज दिस म्यूटेशन हमारा जो आरटीपीसीआर है कुछ म्यूटेंट्स को कैच नहीं कर पाता है 10 से 20%। तो इसलिए हम लोग अगर कोविड के सिम्टम्स लगातार हैं और कोविड के सिम्टम्स के लगातार होने पर भी आरटीपीसीआर के नेगेटिव आने पर भी हम इसको मानते हैं कि हाँ हम देखिए अभी पेंडेमिक है और इन्फेक्शन इन्फेक्शन कोविड-19 का फैल चुका है। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो हम इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे कि नहीं ये कोविड नहीं है। हम किसी भी तरह से यह कहने की कोशिश नहीं करेंगे कि यह कोविड नहीं हो सकता है। हमें अभी ये कोशिश करना है क्योंकि इतना इन्फेक्शन फैल चुका है चारों तरफ कि अगर उसको बुखार भी सिंपल है तो एक छोटा सा बुखार भी कोविड हो सकता है अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। इसलिए अगर हम यह मान के चलेंगे कि ये तो आरटीपीसीआर नेगेटिव है और हम उसको वैसे ही छोड़ दें तो हो सकता है कि उसमें उस व्यक्ति में और ज्यादा सीवियर कंडीशन आ जाए और वो व्यक्ति दूसरों को भी ट्रांसमिट करे। तो इसलिए हम उसको कोविड मानते हुए ही उसका इलाज करते हैं और इसको आगे प्रूव करने के लिए सीटी स्कैन हम एक बार कर देते हैं क्योंकि दूसरा इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास आरटीपीसीआर के बाद। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट वी क्वेश्चन शालिनी पांडे जी का जो क्वेश्चन था कि इफ अ पर्सन डायग्नोज विद टाइफाइड और उनको सेम समय में कोरोना भी है तो उनसे वो आंसर उनके पास कोई नेटवर्क इशू हो गया था तो शी वॉन्ट आप एक बार अगर दोबारा से बता दें आंसर बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क इशू शी डिडंट गेट हर आंसर। देखिए उसमें हमने जैसे बताया था कि अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आ चुका है तो उसके लिए आपको वही सावधानियां बरतनी है जो हम एक कोविड पॉजिटिव जो माइल्ड है उसके लिए बता रहे हैं। जैसे आपको कोविड पॉजिटिव होता है, आपको फीवर होता है या आपको खांसी होती है, गले में दर्द होता है तो आपको सबसे पहले आइसोलेट हो जाना है। आइसोलेट होकर आपको रेस्ट करना है, खूब पानी पीना है जितना आप पी सकते हैं, पैरासीटामोल लेना है 4 टाइम 650 मिलीग्राम 4 टाइम तक आप दिन में पैरासीटामोल को ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फीवर नहीं उतर रहा है तो फिर आप अपना SpO2 जरूर चेक करें। दिन में 4 से 5 बार SpO2 की मॉनिटरिंग जरूर करें क्योंकि आपके लिए अभी कोविड अगर पॉजिटिव है तो कोविड के लक्षणों की निगरानी करना बहुत ही आवश्यक होगा। दूसरा, अगर आपको टाइफाइड है, टाइफाइड के लक्षण अगर ऐसे आ रहे हैं कि आपका पेट खराब हो रहा है, वैसा हो रहा है तो अपने चिकित्सक से आप टेलीमेडिसिन के थ्रू बात करके, टेलीफोन से बात करके टाइफाइड का भी मैनेजमेंट ले सकते हैं। Thank you so much, sir. We have one more question on our Zoom chat. Klesh ma'am is asking ki how to control O2 level, oxygen level. How to control oxygen level? Okay. देखिए ऑक्सीजन लेवल शायद आप ये पूछ रहे हैं कि SpO2 को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसमें आपको अगर आपका SpO2 नीचे जा रहा है, आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और आपका SpO2 94 से नीचे जा रहा है तो सबसे पहले आपको इसमें भी पैनिक नहीं होना है। आपको कोशिश करना है कि एक तो अपना SpO2 मॉनिटर करते रहें और दूसरा आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने को हम प्रोनिंग कहते हैं। प्रोनिंग में आपको चाहिए कि एक तकिया आप अपने सर के नीचे लगाइए और दूसरा तकिया आप अपने थाइस के नीचे लगा सकते हैं और तीसरा तकिया आप अपने जो पैर हैं उसके नीचे लगा सकते हैं जिससे कि पेट से आप सांस ले सकें और कम से कम प्रोनिंग पोजीशन आप 2 घंटे तक लेट सकते हैं और बदल बदल के आप हर 1-2 घंटे में फिर आप प्रोनिंग पोजीशन में आ सकते हैं। इसके साथ भी देखा गया है कि काफी हद तक तो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। इसके बाद भी अगर मेंटेन नहीं होता है तो फिर उसके बाद हमें ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता होती है। अगर आपका 90 से नीचे जा रहा है होने के बाद भी उसका फिर अलग ट्रीटमेंट है कि हम फिर कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के सलाह के साथ स्टेरॉइड भी शुरू करें और
एंटीकोगुलेंट्स भी शुरू करें, ये सब चीजें देखा जाए। थैंक यू सो मच सर। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम धीरज जी। उनका क्वेश्चन है कि कोविड पॉजिटिव होने के कितने देर बाद वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? देखिए, कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो रिकवरी के 4 to 6 वीक के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, अर्थात 1 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। एक्चुअली CDC कहता है हमसे कि आपको इससे भी ज्यादा दिनों के बाद वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन जो अभी रिसेंट हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 1 महीने के बाद 4 to 6 वीक के बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं कोविड के रिकवरी की बात। Okay. Thank you, sir. We have one more question from Priyanka Bharti. The question is कि if someone already recovered from COVID-19, will they get infected again or not? If yes, then what will be the duration for that? Yes, if you have infected once, you can be reinfected. It's sure. तो इसमें क्या है कि अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाता है, लेकिन यह वायरस ऐसा है कि धीरे धीरे 28 दिन के बाद आपका बनना शुरू होता है एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज बनते बनते 2 या 3 महीने तक रह सकता है आपके शरीर में, और 3 महीने के बाद ये एंटीबॉडीज धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, और जब ये एंटीबॉडीज समाप्त होने लगेंगी, धीरे धीरे कम होने लगेंगी, तो एक बार आप फिर से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये अध्ययन किया गया है, क्योंकि बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद आप 2-3 महीने तक बिना सब कुछ लापरवाही के आप घूमें, आप बिना मास्क के घूमें, जी नहीं। आपको कुछ दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन देखा गया है 3 महीने के बाद ही आप इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। तो इसलिए चाहिए कि जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया है वो भी पूर्णतः उन सावधानियों को बरते जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति कोविड से बचने के लिए बरत रहा है। कोई भी असावधानी कोविड के खतरे को नहीं बचा सकती, तो इसलिए मास्क जरूर पहने, वैक्सीनेशन की ओर जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास पवन यादव जी की साइड से, आर देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को हम बहुत से पैरामीटर्स में इसको वे कर सकते हैं, बहुत से तथ्यों में इसको हम बता सकते हैं। एक तो मैं जो बीमारी की वजह से बताऊं, क्योंकि इसका अगर हम बात करें बड़ी बड़ी हेडिंग्स में, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, इट मे बी इकोनॉमिक हो सकता है, दूसरा पॉलिटिकल हो सकता है, और सोशियो इकोनॉमिक तो इम्पैक्ट है अभी। लेकिन अगर हम बात करें बीमारी से लेकर, तो जो कोविड-19 से जो रिकवर्ड होते हैं लोग, कोविड-19 के रिकवर होने के बाद एक प्रकार लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, उसके बाद भी 2 या 3 महीने तक जो इम्पैक्ट होता है कोविड-19 का उन लोगों में जो लोग कोविड से ग्रसित हैं, उनमें जानने की आवश्यकता भी जरूरी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो कंट्री का होगा, ऑफकोर्स होगा। तो पॉलिटिकल और सोसाइटल जो लॉस है, जो अभी भी हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग फंक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशियो कल्चरल इश्यूज हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें दिक्कतें हमें आएंगी। और सबसे बड़ी दिक्कत आएगी साइकोसोशल, साइकोलॉजिकल काफी स्ट्रेन लोगों के अंदर पड़ रहा है, स्पेशली यूथ के लिए अभी, क्योंकि स्कूल या कॉलेजेस अभी बंद हो चुके हैं, और एक बार फिर एक बहुत बड़ी चेतावनी लोगों के लिए है। ऑनलाइन टीचिंग से हम उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल लॉस भी बहुत ज्यादा है। मैं इसको इसी में बताना चाहूंगा कि कोविड-19 के बाद जो जब रिकवरी होती है उसमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि सर हम तो रिकवर हो गए, लेकिन फिर भी हमें बहुत कमजोरी है, परेशानी होती है, तो ये भी इम्पैक्ट कम से कम 2 से 3 महीने तक रहता है। अच्छा फूड्स और अच्छे खाने के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। Thank you so much, sir. We have one more question from Sunil Mandal. The question is कि mild symptom और moderate symptom वाले पेशेंट को एक ही साथ एक ही रूम में आइसोलेट कर सकते हैं? देखिए, मॉडरेट अगर सिम्टम्स आपके पेशेंट्स में है तो भले ही आप आइसोलेट कर लीजिए, लेकिन मॉडरेट जो सिम्टम वाले पेशेंट का मतलब आप समझ रहे हैं
कि उनका SpO2 93 से नीचे आ चुका है, 94 से नीचे आ चुका है, उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 से ज्यादा हो चुकी है, ऐसे मरीज को ज्यादा इंटेंसिव केयर की आवश्यकता है। इंटेंसिव केयर का मतलब आईसीयू में नहीं, मतलब उनको और ज्यादा अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता, उनकी देखभाल की आवश्यकता और ज्यादा है। उससे इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट जो व्यक्ति को कोविड-19 है, अगर आप दोनों को साथ रखेंगे तो जितनी बार उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है जो मॉडरेट सिम्टम वाले हैं, तो हो सकता है कि जो आपके साथ जो नॉर्मल पेशेंट है उसको एक बहुत बड़ा पैनिक हो जाए और वो रेस्टलेस हो जाए उस मरीज को देख के, ताकि मॉडरेट सिम्टम्स है। मॉडरेट सिम्टम वाला जो व्यक्ति है उसको हमें, अगर हमारे जो मैनेजमेंट होम मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा तो हो सकता है हमें उसको हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि मॉडरेट से फिर दूसरा जो स्टेज आता है सीवियर का। Thank you, sir. We have one more question from Saudamini. Her question is कि what precautions we take at home if anyone have fever but reports are negative? No problem. If anyone is having fever and reports are negative, it means the fever may be due to some viral illness. These are the flu-like symptoms. Still, you are supposed to have a complete rest and take plenty of water, normal foods, and better to have a protein-rich foods, and take paracetamol if the fever is not subsided to, otherwise nothing to worry about this. Thank you, sir. We have one more question from Ravinder Bajaj, sir. That he's asking कि pregnant महिला के लिए वैक्सीन कितनी सेफ है? देखिए, अभी प्रेग्नेंट महिला के लिए हम वैक्सीन नहीं दे रहे, कोशिश कर रहे हैं कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में हम वैक्सीन को अवॉइड करें। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें कोई अभी ट्रायल हुआ नहीं है, कोई अध्ययन है नहीं, तो वैक्सीन अभी प्रेग्नेंट लेडी में अवॉइड करें। Thank you so much, sir. Next question हमारे पास है पंकज सर की साइड से. He's asking कि what precautions should be taken by the family members living with the COVID patients during home isolation? Yeah, it's very important question. Actually, जब भी आप अपने, अभी क्या है, हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा भीड़ है, बेड्स नहीं है, और घरों में अगर पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं और वो माइल्ड सिम्टम्स उनको हैं या एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम कह रहे हैं कि आप घर में ही रहिए। तो घर में जो उनकी सेवा कर रहे हैं, बेहतर हो कि उनके लिए अलग सा कमरा हो जिसमें कि सेपरेट टॉयलेट बाथरूम हो। और अब जो है कहीं भी ऐसा नहीं करना है कि हम उनसे उस प्रकार की दूरियां बनाएं कि उनको हम किसी ऐसा समझे कि कोई और दूसरे ही प्रकार के इंसान है। घर वाले N95 जो उनको घर में अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, 6-7 लोग हैं, तो एक व्यक्ति उनके संपर्क में रह सकता है जो कि उनके देखभाल कर सकता है, उनको टाइम पे दवा दे सकता है, उनको खाना पहुंचा सकता है, और वो व्यक्ति N95 मास्क को पहनकर ही उनके साथ ये सब आदान प्रदान चीजों का कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा होगा कि सभी के सभी मेंबर्स उनके पास न जाएं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हैं और लोगों को भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। बेहतर होगा कि एक व्यक्ति ही उनके साथ संपर्क में बनाए रखे और N95 मास्क पहने। कोई भी घर में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें कि जो व्यक्ति जिस घर में है उसमें वेंटिलेशन अच्छे से हो। उस घर के सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो बार बार हाथ धुलें, 40 सेकंड तक पानी से हाथ धुलें, पूरे घर में वेंटिलेशन हो। अगर जिस घर में व्यक्ति रह रहा है उसमें वो खांसता है, छींकता है, अगर उसके वायरस कहीं पर सर्कुलेट करते हैं घर के अंदर, क्योंकि रोशनदान तो हर जगह लगे रहते हैं, कहीं न कहीं से वेंटिलेशन होगा। तो अगर वेंटिलेशन आपके घर में अच्छे से होगा, पूर्णतः होगा, तो वायरस कहीं न कहीं से बाहर चला जाएगा, एक जगह पर इकट्ठा नहीं रहेगा, जिससे कि अगर जो फैमिली मेंबर है वो इन्फेक्टेड है। आप अपने मरीज की पूरी सेवा कीजिए, बशर्ते अब सभी चीजों का, सभी प्रिकॉशन, सभी चीजों का जो सावधानियां बरतनी है वो बरतिए। आप मास्क पहनिए, ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं, और बार बार आप हाथ धो सकते हैं, वेंटिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की या कोई चिंता ऐसी बात नहीं। Thank you, sir. We have one more question from Megha Mithilesh ma'am. She's asking you please explain some exercise during COVID-19. Actually, the people are now staying at home, and so it's very important question. It's very important question.
व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, इसमें डिफरेंट फिजिशियन अपने भी बात अलग अलग से रूप से कह सकते हैं, लेकिन व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप कोविड-19 से ग्रसित हैं, आपको अभी 4-5 दिन हुआ है, तो बिल्कुल भी आप एक्सरसाइज ना करें, घर में बैठ के। अगर आप चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज सांस वाली कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो कहूँगा वो भी ना करें, आप घर में बैठे बैठे कुछ, अदरवाइज कोई भी प्राणायाम का मतलब आप सांस छोड़ना, सांस लेना, इसके रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज है चाहे तो वो कर सकते हैं, जिसमें कि आपका बहुत फोर्सफुल एक्सरसाइज ना हो। लेकिन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, सीवियर एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे कि आप पुशअप कर रहे हैं, आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, जी नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब स्टार्ट है तो वायरस आपके अंदर जाता है, तो आपके शरीर में वायरस का आपस में एक पूरी लड़ाई होती है उस टाइम पे, और वायरस की जो शरीर में एंटीजन एंटीबॉडीज की जो लड़ाई होती है, उससे शरीर के अंदर एक खुद का एक क्राइसिस का माहौल होता है, एक इन्फ्लेमेशन बनता है। तो इस टाइम में हमें आवश्यकता है कि आप जितना रेस्ट कर सकें रेस्ट करें, खूब पानी पिए, अच्छा न्यूट्रिशन लें। रेस्ट भी मैं दूसरे हिसाब से कहूँगा कि आप फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट, इमोशनल टर्मोइल ना हुई आपकी दिमाग में इतनी बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होना चाहिए। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अपने आप मर्ज को बढ़ा रहे हैं, आप अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन और दे रहे हैं। आप जो आपके शरीर में जो पैथोलॉजी 10 दिन बाद आने वाली है, उसको आप जल्दी 4 दिन पहले बताएं। तो आप शांत रहें, इमोशनली रेस्ट करें एंड फिजिकल रेस्ट करें, ठीक है, और जितना आराम से आप रह सकते हो उतना आराम से रहो। अगर कोविड से आप रिकवर हो जाते हैं, कोविड रिकवरी के बाद, जब मैं बता रहा था कि उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, तब आप अपने आप का फिर आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी एक्सरसाइज हैं तो जो कि रिकवरी के बाद आप कर सकते हैं। तब आप बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, और कहीं मॉडल्स बने हुए हैं उनके उस एक्सरसाइज के, तब आप एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं। Thank you so much, sir. We have one more question from Ansh Chaudhary. What is the risk of using hand sanitizer and contains methanol or wood alcohol per ml? देखिए, हैंड सैनिटाइजर का भी रिस्क अगर है भी तो उसको हम रिस्क नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तरफ जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं हम सभी लोग, और हैंड सैनिटाइजर से अभी जब देखा जाता है रिस्क रेशियो कितना ज्यादा है, रिस्क रेशियो कितना ज्यादा है। अगर हैंड सैनिटाइजर यूज करने से हमारे हाथ में जरा अगर डर्मेटाइटिस होती है या कुछ हल्की सी जलन होती है तो कोई बात नहीं, वो जो हमारे जो उसका जो इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो रहा है सैनिटाइजर का, उसके बदले जो कोविड-19 आज व्यक्ति को आईसीयू में ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, इसके अगर हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सैनिटाइजर का यूज ना करें, क्योंकि सैनिटाइजर का जब भी आप यूज करते हैं, जब आपके पास पानी नहीं होता है कहीं पर ऑफिस एरिया में या कहीं कार में या बाहर, तो सैनिटाइजर आपके हाथ में जो भी वायरस है उसको डीएक्टिवेट करता है कुछ टाइम के लिए, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका छोटा मोटा जो साइड इफेक्ट होता है उसको हम इग्नोर करेंगे, इतने बड़े पैकेट में। और ये जरूरी नहीं है कि आप घर में भी सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर में आप साबुन से हाथ धो सकते हैं। साबुन से आप जो WHO के 6 स्टेप हैं हाथ धुलने के लिए, मतलब नहीं कि खाली ऐसे हाथ धो के आपने सब खत्म कर नहीं, तो पूरा जो स्टेप्स हैं, जो पूरा हम जो करते हैं, जो 6 स्टेप WHO के हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, ये आपको पूरा का पूरा स्टेप करने के बाद ही आपको मानना है कि आपने हाथ धुल लिए हैं, और ये आप साबुन से भी धुल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अल्कोहल से ही आप हाथ धुलें। लेकिन जो भी अभी सैनिटाइजर से अगर कुछ हमें ऐसी कुछ समस्या हो भी रही है, हाथ में थोड़ा बहुत जलन, डर्मेटाइटिस कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि उससे हमें बहुत बड़ा लाभ भी हो रहा है जी। Thank you, sir. Hopefully, Ansh Chaudhary get his answer. Next question we have. Yes, Mithilesh ma'am is asking, what should be the sugar level of sugar patient to get a vaccine? Nothing like this. If somebody is diabetic, तो वो अपने डायबिटीज की मेडिसिन लेते रहें और आप वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायबिटीज की मेडिसिन को ना लें, बिल्कुल ऐसा ना करें।
आप डायबिटीज का अपना मेडिसिन लेते रहेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल में होगी आपकी, बहुत अच्छी बात है। वैक्सीन से इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको नहीं होगा तो वैक्सीन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास, आर एसिम्टोमेटिक पेशेंट लेस कंटीजियस आर और प्री सिम्टोमेटिक पीपल लेस कंटीजियस? एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक, इसका आंसर मैंने उसे पहले दे दिया है। एसिम्टोमेटिक अगर है तो उनसे भी जो संक्रमण है, ऐसा अध्ययन में बताया गया है कि उनसे कम संक्रमण होता है, लेकिन जीरो नहीं है। और कब सिम्टम्स आ जाए, ये बहुत ही इसमें जिसे कहते हैं कि बहुत थिन लाइन है। हो सकता है कि आपको सिम्टम, आप अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको महसूस ना हो कि उसके अंदर सिम्टम है, और उस व्यक्ति को भी कभी कभी, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी खांसी, छींक और इन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कोविड में इसको भी सिम्टम माना जाता है। कभी किसी की नाक बहती है तो उसको भी सिम्टम कहाँ मानते हैं हमारे लोग, उसको कहते हैं अरे नाक बह रही है, ऐसी होगा, लेकिन वो सिम्टम है। तो आप भी इग्नोर कर रहे हैं, दूसरा भी व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, और आप कहते हैं कि उसको ये एसिम्टोमेटिक नहीं। एसिम्टोमेटिक व्यक्ति भी इन्फेक्शन कम फैलाता है, बशर्ते दूसरे व्यक्ति के कंपेयर में जो व्यक्ति की बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक है, जिसको सिम्टम्स है। लेकिन एसिम्टोमेटिक व्यक्ति को ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये एसिम्टोमेटिक है। छोटा सा भी कोई भी सिम्टम जिसको खुद ही वो इग्नोर कर सकता है, वो भी इन्फेक्शन फैलाएगा। तो इसलिए यह है कि अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसको मास्क पहनना है, अगर पॉजिटिव नहीं भी है तब भी मास्क पहनना है। कभी भी कोई भी किसी भी व्यक्ति का जो सिम्टम्स है वो दूसरे को कोविड संक्रमण कर सकता है। प्री सिम्टोमेटिक की जो बात है, प्री सिम्टोमेटिक कुछ ऐसा नहीं डिफाइन हम करते, बस ये है कि अगर कोई व्यक्ति 4 दिन से सिम्टम है उसको, और उसने 5वें दिन अपना आरटीपीसीआर कराया और आरटीपीसीआर उसका पॉजिटिव आता है, तो कोई भी व्यक्ति जिस दिन सिम्टम्स उसको होते हैं उसके 2 दिन पहले से वो अपना कोविड फैलाना शुरू कर देता है। अगर किसी को आज बुखार आ रहा है तो इसका मतलब जो लोग 2 दिन पहले से उसके संपर्क में आए होंगे उन सबको कोविड होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि सिम्टम होने से पहले भी व्यक्ति संक्रमण फैलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है कोविड-19 के कंट्रोल में। Thank you, sir. We have one more questions. Let me just a second. मुझे पिछले साल कोरोना हुआ था, मैंने दोनों डोज वैक्सीन भी लगवा लिए हैं, मगर कफ आता है मॉर्निंग में, ज्यादा रहता है नहाने के बाद भी, तो इसका क्या रीजन है? ये क्वेश्चन इज कम फ्रॉम राजवीर जी। आपका जो कफ है जो आ रहा है, ये इसका कुछ दूसरा कारण हो सकता है, क्योंकि आपको कफ बहुत पहले से है, बहुत टाइम से है, और कोविड आपको पिछले साल हो चुका है। इतना लंबा पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी हम जिसे बोलते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स, वो भी रह भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कफ का कारण इस समय कोविड या कोविड वैक्सीन से हम नहीं कर सकते, और ये एलर्जी कफ भी हो सकता है आपको। और अगर आपको पहले से, अगर आप अस्थमैटिक हैं या सीओपीडी की पेशेंट्स हैं, तो ये ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है, जिसके लिए मैं कहूँगा कि आप अभी कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर ये बढ़ता है तो आप किसी रेस्पिरेटरी फिजिशियन से या किसी फिजिशियन से, फैमिली फिजिशियन से बात कर सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली आज हमने काफी सारे लोगों के डाउट्स और क्वेश्चंस को क्लियर किया होगा। मे बी दे गेट अ मेंटली रिलीफ नाउ। सो अभी ये हमारा जो है कोरोना से डरोना का सीरीज लगभग अभी काफी समय तक चलने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रोजाना हमें शाम को 5 बजे शाम को 5 बजे हमसे जुड़े। हम रोजाना एम्स के डॉक्टर्स के साथ कुछ आपकी सभी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को जितना लेवल तक सॉल्व कर पाएंगे वो करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट टू फाउंडर ऑफ लाडली फाउंडेशन मिस्टर देवेंद्र गुप्ता, प्लीज कम एंड स्पेयर सम फ्यू वर्ड्स फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच कामिनी। फर्स्ट एक डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया है, डॉक्टर रश्मि राठौर हैं पुणे से, तो मेरा निवेदन है, शी इज very renowned social worker also, and she too participated in Mrs. India Legacy, and she was runner up or some winner there.
इनका क्वेश्चन है सर कि रिक्वेस्ट टू नो फेबिफ्लू और रेमडेसिविर which medicine is indicated when, also if someone has been positive after how many days they can get vaccinated if they are in a high risk zone. Well, first the question is that the remdesivir and fluavir, actually this is, I think, these two medicines should not be given at the home level. First thing, these two medicines will or should be discussed at the hospital level by the doctors. The doctors will decide and discuss to when to give this vaccine. Usually, this medicine. Usually, in a severe case, and both the medicines are not life-saving at all. Both the medicine are not life-saving at all. These are the supportive medicines which may be helpful to reducing the durations of patient admission in a hospital. Maybe. तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिस्कशन नहीं करना है. We should let this discussion for the medical person. Second question is that if somebody is COVID-19 positive, I mean, she must have asked when he or she should go for the vaccinated. After recovery, there should be a gap of at least 4 weeks. Then after that, he or she can go for the vaccines. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. और आज के आई वुड लाइक टू थैंक टीम लाडली ऑल्सो और जितने भी हमारे ऑडियंस आज रहे. सो आप लोगों से निवेदन ये है कि एक छोटी सी शुरुआत हमने करी है और ये छोटी सी शुरुआत बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा फायदा देने वाली है. हम लोगों ने जो प्लांट्स होते हैं वो लगाने बंद कर दिए थे, इसलिए आज हमें ऑक्सीजन के प्लांट लगाने पड़ रहे हैं. तो हम इस बात पे ध्यान दें कि छोटी छोटी बातें हैं जो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं और इन बातों का हम ध्यान रखें और इन बातों को स्प्रेड करें अपने ग्रुप्स में. और कल वापस से डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे और मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा अभी टीम लाडली को. और डॉक्टर साहब आपसे इंस्पायर होकर मुंबई का एक मिशन जोश है जिसको गुलशन कुमार जी की बेटी तुलसी कुमार रन करती हैं. उनका रिक्वेस्ट आया है कि 7 तारीख को वो एक स्पेशल सेशन सिर्फ यूथ के लिए रखना चाहेंगे. सो ऑल यू पीपल आर इनवाइटेड. हम कल भी आप लोगों के साथ रहेंगे. कल 5 तारीख है. कल 5 तारीख को 5 बजे वापस से हम कोरोना से डरो ना इस विषय पर जारी रखेंगे. आपसे निवेदन सिर्फ ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तैयार करें, क्योंकि अगर अर्जुन ना होता तो भागवत गीता बाहर नहीं आती. तो श्री कृष्ण भी गीता तभी बोल पाए जब अर्जुन के पास सवाल थे. तो आप लोगों के सवाल एक बहुत बड़ी थीसिस लिखेंगे. आप लोगों के सवाल लाखों लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली. क्योंकि बहुत से लोगों के मन में वो सब सवाल हैं लेकिन उनके पास कोई माध्यम नहीं है. डॉक्टर किसी के पास अवेलेबल नहीं है कि वो पूछ सकें. अब मेडिकल लाइन का सवाल जो है वो वकील साहब तो नहीं देंगे या चार्टर्ड अकाउंट नहीं देंगे. तो घर में सभी लोग डॉक्टर बन रहे हैं. तो घर में सब डॉक्टर ना बने. जो ऑलरेडी 5-5, 10-10, 15-15 साल की प्रैक्टिस करने के बाद जो लोग डॉक्टर बने हैं, हम उन्हीं से उस बारे में ये सवाल पूछें. ये फैसिलिटी लाडली फाउंडेशन और एम्स ऋषिकेश आपको दे रहा है और ये मौका हमें मिल रहा है. वी आर रियली थैंकफुल टू डॉक्टर रविकांत साहब और मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं डॉक्टर विनोद साहब, डॉक्टर संतोष साहब. और ये सभी लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जनता को, या जो खासकर इस तरीके के लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं चल रहा, उनको कुछ तो पता चले, कुछ तो दिमाग का बोझ हल्का हो. और आज इतने सारे सवालों की झड़ी आई कि हमें वापस से रोकना पड़ा. मैंने स्पेशली कामिनी को मैसेज किया कि नाउ इट इज अराउंड 6 PM और हमें 1 घंटे से ज्यादा का सेशन नहीं करना है. कल भी हम सिर्फ इतने ही समय के लिए बैठेंगे. और मैं डॉक्टर साहब का वापस से धन्यवाद करना चाहता हूं. और अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जो अभी 2-3 दिन पहले कही है कि इम्यूनिटी कम हो सकती है, हम ह्यूमैनिटी कम नहीं होने देंगे. तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं और आप सब लोग साथ हैं. तो इस चेन को बनाइए, अपने साथ 10 लोगों को जोड़िए और कल हर एक व्यक्ति के साथ वापस से 10-10 लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें. और हर व्यक्ति के पास इतने सवाल हों कि डॉक्टर साहब के मुख से निकले हुए जवाब लोगों का जीवन बचा सकें, लोगों का जीवन बचे, लोग ऑक्सीजन की लाइन में ना लगें, लोग रेमडेसिविर के चक्कर में, ब्लैकमेलिंग के चक्कर में ना पड़ें. लोग जो कुछ लोग ब्लैकमेलिंग करें तरह तरह की दवाइयों की, उससे आज डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बोली कि वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, लेकिन हर आदमी उसके चक्कर में भाग रहा है. जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो भी घर में सिलेंडर लेकर के बैठे हुए हैं.
इससे क्या हो रहा है कि जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है, ऑर्गेनाइज वे में ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो डॉक्टर साहब के जवाबों से और आपके सवालों से इस चीज पर कंट्रोल आएगा, इस चीज पर रोकथाम लगेगी, और आप देखिएगा बहुत ही लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू एम्स ऋषिकेश टू बी विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you for थैंक यू।